कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विलक्षण कहानी को सुनाने जा रहे हैं। कहानी नहीं, वो हकीकत है, जिसमें एक राजा अकेला लड़ता रहा। उसका नाम था दाहिर सेन। दोस्तों, कुछ हमारे देश में बैठे गद्दारों ने उन मुगलों का साथ दिया जिन्होंने बाद में उनको भी मार दिया, और इतना साथ दिया कि और उस दाहिर सेन ने मरते दम तक विद फैमिली के साथ में अपने आप को अपने वतन के लिए न्यौछावर कर दिया। क्या है कहानी? पूरी कहानी में जाने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अंत तक देखने के बाद पसंद आए तो लाइक कर दें। दोस्तों, मध्यकाल के सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट पुलकेशिन और सम्राट दाहिर के बाद बदल गई भारत की तस्वीर। पहले हमारे भारत की तस्वीर कुछ अलग थी। इनके जाने के बाद में भारत पर अरब और तुर्कों के आक्रमण बढ़ने लगे। राजा दाहिर की मोहम्मद बिन कासिम के हाथों हार के साथ ही भारत की पश्चिमी दीवार टूट गई। राजा दाहिर और उनका पूरा परिवार अपने देश की रक्षा करने में शहीद हो गया। दोस्तों, लगभग 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद की वफात मृत्यु के बाद 6 वर्षों के अंदर ही उनके उत्तराधिकारियों ने सीरिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, तुर्क, स्पेन एवं ईरान को जीत लिया था। दोस्तों, इस समय खलीफा साम्राज्य फ्रांस के लायर नामक स्थान से लेकर आक्सस एवं काबुल नदी तक फैल गया था। भारत में इस्लामिक शासन का विस्तार 7वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण और बाद के मुस्लिम शासकों द्वारा हुआ था। दोस्तों, लगभग 712 ईस्वी में इराकी अरब शासक अल हज्जा के भतीजे एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष की अवस्था में सिंध और बलूच पर अभियान का सफल नेतृत्व किया था। इस्लामिक खलीफाओं ने सिंध फतह के लिए कई अभियान चलाए। 10,000 सैनिकों का एक दल ऊंट घोड़ों के साथ सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। सिंध पर 638 से 711 ईस्वी तक 74 वर्षों के काल में 9 खलीफाओं ने 15 बार आक्रमण किया। 15वें आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। दोस्तों, सन 679 में राजा दाहिर सिंध के राजा बने थे। राजा दाहिर का शासन धार्मिक सहिष्णुता और उदार विचारों वाला था, जिसके कारण विभिन्न धर्म के लोग शांतिपूर्वक रहते थे। जहां हिंदुओं के मंदिर, पारसियों के अग्नि मंदिर और बौद्ध स्तूप थे। इसके बाद अरबों के निवेदन पर राजा दाहिर ने अरब मुसलमानों को समुद्र के किनारे पर बसने की अनुमति दे दी गई। दोस्तों, यहीं से कहानी शुरू होती है हमारे भारत के पतन की। किसी तीसरे मुल्क और तीसरी समुदाय को रखना ही राजा दाहिर के लिए बहुत गजब हो गया। जहां से अरबों से व्यापार चलता था, धीरे धीरे इन अरबों ने अपनी संख्या बढ़ाकर वहां मस्जिदें भी बना ली और अपना एक बेस तैयार किया। बाद में इन व्यापारियों ने ही मोहम्मद बिन कासिम को सिंध के बारे में बताकर उसकी मदद करके राजा दाहिर के साथ धोखा किया था। दोस्तों, कुछ इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम एक नवयुवक अरब सेनापति था। उसे इराक के प्रांतपति अल हज्जा ने सिंध के शासक दाहिर को एक गलतफहमी के कारण दंड देने के लिए भेजा था। 10,000 सैनिकों का एक दल ऊंट घोड़ों के साथ सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष की आयु में सिंध के अभियान का सफल नेतृत्व किया था। जो अल हज्जा का भतीजा एवं दामाद था, इसने सिंध और आसपास बहुत खून खराबा किया और पारसी व हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर कर दिया। दाहिर अकेले ही अरब और ईरान के दरिंदों से लड़ते रहे। उनका साथ किसी ने नहीं दिया, बल्कि कुछ लोगों ने उनके साथ गद्दारी की। सिंधु शूरवीरों को सेना में भर्ती होने और मातृभूमि रक्षा करने के लिए सर्वस्व अर्पण करने का आह्वान किया गया। कई नवयुवक सेना में भर्ती किए गए। सिंधु वीरों ने डटकर मुकाबला किया और कासिम
को सोचने पर मजबूर कर दिया। सूर्यास्त तक अरबी सेना हार के कगार पर खड़ी थी। सूर्यास्त के समय युद्ध विराम हुआ। सभी सिंधुवीर अपने शिविरों में विश्राम हेतु चले गए। ज्ञान दोस्तों, ज्ञान बुद्ध और मोक्षवास नामक दो लोगों ने कासिम की सेना का साथ दिया और रात्रि में सिंधुवीरों के शिविर पर हमला बोल दिया। धोखे से हुए इस हमले में महाराज दाहिर वीरगति को प्राप्त हुए। कैसा समय रहा होगा दोस्तों। महाराजा के शहीद होने के बाद अरबी सेना के अलोर की ओर बढ़ने के समाचार से रानी लाडी अचेत हो गई। सिंधी वीरांगनाओं ने अरबी सेनाओं का स्वागत अलोर में तीर और भालाओं की वर्षा के साथ किया। कई वीरांगनाओं ने अपने प्राण मातृभूमि की रक्षा के लिए दे दिए। जब अरबी सेना के सामने सिंधी वीरांगने टिक नहीं पाई तो उन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर कर लिया था। कहते हैं कि सिंध के दीवाने गुंदुमल की बेटी ने सर कटवाना स्वीकार किया, पर मीर कासिम की पत्नी बनना नहीं स्वीकार किया। इसी तरह वहां के राजा दाहिर और उनकी पत्नियां और पुत्रियों ने भी अपनी मातृभूमि और अस्मिता की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी। दोस्तों, चचनामा मुमताज पठान की तारीखे सिंध जीएम सैयद की लिखी सिंध के सूरमा आदि विभिन्न स्रोतों से संकलित है। सिंध के कुछ किलों को जीत लेने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने इराक के प्रांतपति अपने चाचा हजाज को लिखा था। सिवस्तान और सिसाम के किले पहले ही जीत लिए गए थे। गैर मुसलमानों का धर्मांतरण करा दिया गया था या उनका वध कर दिया गया था। मूर्ति वाले मंदिरों के स्थान पर मस्जिदें खड़ा कर दी गई थी। किताब चचनामा अल कुफी प्रश्न नंबर 164 लेखक एलियट और डाउशन देवल न्यून सेवान शीशम राओर अलोर मुल्तान आदि पर विजय प्राप्त कर कासिम ने यहाँ अरब शासन और इस्लाम की स्थापना कर दी थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? और इस कहानी से हमें, इस इतिहास से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे देश के अंदर अगर गद्दार न होते तो हमारा देश आज के दिन कुछ अलग होता। और आज भी कुछ ऐसे गद्दार हैं, उनके ऊपर सरकार को कड़ी से कड़ी सजा लेनी चाहिए, जो अपनी देश की बातें किसी दूसरे देश को ट्रांसफ़र करते हैं और अपने देश के साथ गद्दारी करके किसी दूसरे का सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोगों का तिरस्कार होना चाहिए और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।